Good morning, class 8. So, students, we are on chapter number 3rd, Mineral and Power Resources, and this chapter is related to a geography portion. And in this class, we have covered the definition, or we can say the introductory part of mineral and power resources. What do you mean by minerals? What are the types of minerals? How the minerals are extracted? This point also we have done by three process: mining, quarrying, mining, drilling, and quarrying. And after that we have done in detail that how the minerals are extracted from the earth surface or by other processes like drilling, quarrying, etc. Distribution of minerals also we have done. हम लोगों ने सभी के सभी कॉन्टिनेंट्स को ध्यान में रखते हुए सारी की सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन थे वो देख लिए थे. उसके बाद यूजेस ऑफ मिनरल एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल ऑल्सो वी हैव डन. अब हम लोग पिछले कुछ क्लासेस से पावर रिसोर्सेज को रीड करते जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कन्वेंशनल रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ चुके थे. तो हम लोगों ने कन्वेंशनल रिसोर्सेज में फायरवुड कर लिया था, कोल कर लिया था, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाइडल पावर कर लिया था. आज हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है या फिर इसकी हेडिंग है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या थे और उसके अपोजिट में नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं. So let's start with our today's topic. So first of all, let's go through the definition or introductory part of conventional resources. So conventional sources of energy are those which have been common use for a long time. Firewood and fossil fuel are two of the main conventional sources. बहुत समय से हम लोग इन्हें यूज़ में लेते आ रहे हैं और फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी इसके कुछ सोर्सेज है. अब ये हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा. एनर्जी दे रहे हैं, सोर्स है जो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं. अब ये कुछ जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है ना, वो डायरेक्टली हमें नेचर से मिल रहा है. उसमें हमें बस थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके बाद हम लोग उनको यूज़ में ले सकते हैं. बट यहाँ जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आप देख सकते हो, जो मिनरल्स है ना, उन्हें एक्सट्रैक्ट करके निकालना पड़ता है. जैसे कोल आप इनसाइड द अर्थ डिग करके निकाल रहे हो, पेट्रोलियम आप लोग प्रोसेस के थ्रू डिग करके निकाल रहे हो, फायरवुड को भी एक तरीके से आप लोगों को इकट्ठा करना ही पड़ता है. सो दीज आर द प्रोसेसेस बाय विच वी गेट द थिंग्स फ्रॉम द नेचर एंड देन वी यूज इट. And in this type of resources, let's start with today's topic कि इसके अंदर क्या होता है. The increasing use of fossil fuels is leading to its shortage. It is estimated that if present rate of consumption continues, the reserves of these fuels will get exhausted. देखिए अभी हम लोग जो भी फ्यूल्स हमारे यहाँ प्रोवाइडेड है, नेचर ने जो हमें दिया, हम अंधाधुंध अगर इसे बोलें उसका यूज़ किए जा रहे हैं. पर जब रिसोर्सेज का आप यूज़ अधिकतम तौर पर करते जाएंगे तो वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी. तो यहीं पर ये बात की जा रही है कि फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने वाला है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. और अगर हम प्रेजेंट रेट में जैसे हम यूज़ करते जा रहे वही कंटिन्यूटी हमने बनाए रखी, तो ये जो रिजर्वियर्स हैं ना, वो फ्यूल कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे. अब क्या करना चाहिए? मोर ओवर देयर यूज़ ऑल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. जैसे हम कोल की बात कर ले या फिर मिनरल एक्सट्रैक्शन की बात कर ले. मिनरल आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो भी पोल्यूशन क्रिएट करते हो. आप कोई खदान खोद रहे हो तो भी पोल्यूशन होगा. आप मिनरल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब उसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा जो मिनरल को साफ़ करने में मटेरियल्स यूज़ होते हैं, वो भी एक तरीके से पॉल्यूटेंट्स ही तो बच गए ना. हमने ओर में से अलग कर दिया उसको, तो पॉल्यूटेंट्स बच गए. तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? एनवायरमेंटल पोल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं. Therefore, there is a need for using non-conventional resources. इनकी ज़रूरत है आपको. हम यहाँ पर पहले देख लेंगे क्या क्या नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के अंदर आ रहे हैं. नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को आप यूज़ में लीजिए, सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विच आर रिन्यूएबल. तो ये तो बात हो गई हमारी कि क्या क्या हम लोगों को यूज़ में लेना चाहिए. अब हम देखते हैं कि ये जो मैंने सारे पॉइंट्स डाले हैं, इनमें से कौन कौन से इसके अंदर हैं और कौन कौन से इसके अंदर थोड़े बहुत डिफ़र करते हैं.
सबसे पहला है हमारा सोलर एनर्जी, उसके बाद है विंड एनर्जी, फिर उसके बाद न्यूक्लियर पावर, थियोथर्मल, टाइडल एनर्जी, बायोगैस। इसमें से हम ये देख सकते हैं कि कोई भी मैन मेड नहीं है, मतलब हमारी तरफ से यहाँ पर सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन है कि नेचर ने जो भी हमें चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं उसको हम लोगों ने एज इफ़ अपने यूज़ में ले लिया है। लाइक सोलर एनर्जी, सन से हीट मिल रही है, कोई हमारा योगदान नहीं है, हम सन की हीट में ज़्यादा प्रेशर डाल नहीं रहे हैं कि और ज़्यादा हीट आए, जितनी आ रही है उतनी आ रही है, उसका हमने अपनी तरफ से यूज़ किया, उसको हम लोगों ने एनर्जी में कन्वर्ट किया, उसे सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी, हवा ब्लो कर रही है, हवा यहाँ पे भी ब्लो कर रही है, इस रूम में भी ब्लो कर रही है, आप जहाँ बैठे होंगे वहाँ पे भी ब्लो कर रही है, और किसी प्लेट्यू एरिया या किसी डेजर्ट इलाके में भी फ्लो कर रही होगी। तो हमने उस हवा को किस तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट किया, वो होती है विंड एनर्जी। टाइड्स आते रहते हैं, अब टाइड की वजह से कैसे, और बायोगैस क्या होती है, न्यूक्लियर पावर में हम लोग कैसे एनर्जी जनरेट करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, दैट वी विल डिस्कस in this class. So let's start with the very first topic today, that is the solar energy. So sun's heat and light energy can be felt by us every day. So sun की जो रोशनी, सन rises from the east and sets वो west में होता है, उसकी पहले slanty waves आती है, फिर बिल्कुल हमारे पास सीधी waves आती है, सीधी rays आती हैं। तो सन की हीट और लाइट हमको साल भर मिलती है और हर दिन मिलती है। ऐसा नहीं आज मूड नहीं किया सन का तो आज वो जो सूरज देवता है वो उगेंगे नहीं। तो हम यहाँ यही बात कर रहे हैं, हीट और लाइट हमें डेली मिल रही है। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम सन कैन बी यूज इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. So here is the picture of solar panel. ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसके अंदर सोलर पैनल्स को दिखाया गया है। इसमें जो सन की जो रेज है ना, सन की जो हीट है, एनर्जी है, उसको बचा के रख लिया जाता है, सेव करके रख लिया जाता है। और उस एनर्जी को सेव करने के बाद आप उससे जो सोलर सेल है, जो वो जो अगर यहाँ पर सेकेंड लाइन में आप देखेंगे, सन की एनर्जी को हमने ट्रैप कर दिया और उस सोलर सेल के अंदर जो एनर्जी ट्रैप्ड है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, आप बिजली चला सकते हो, आप पंखा चला सकते हो। और आजकल तो सोलर कुकर्स भी आ रहे हैं, आजकल नहीं बहुत पहले से आ रहे हैं। तो मतलब आपने क्या किया, सन की हीट को ट्रैप कर लिया, उसको अपने कब्जे में कर लिया और उसको आपने एनर्जी में कन्वर्ट करके अलग अलग चीज़ों के तौर पे आप उसे बेनिफिशियली यूज़ कर रहे हो। तो यह सोलर एनर्जी है। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज। अब देखिए ट्रॉपिकल कंट्रीज कौन कौन से हैं, जीरो टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जीरो टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये पूरा एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का ट्रॉपिकल एरिया है। यहाँ पर खूब सनलाइट आती है, खूब ज़्यादा सनलाइट आती है। तो इस सनलाइट ऐसे नहीं है पैसे लिए जा रहे हैं आपसे, इस सनलाइट फ्री है और इस फ्री चीज़ का हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहते हुए। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के लिए ये एक वरदान के तौर पे है, जो सनशाइन उन्हें मिल रही है ना, वो एक वरदान है, उसको वो एनर्जी के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल। देखिए आजकल ट्रैफिक सिग्नल जो है या ट्रैफिक लाइट्स जो है ना, उनके ऊपर भी छोटे छोटे इस तरीके से सोलर पैनल्स लगे होते हैं। मतलब उनको इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कभी बहुत बार होता था कि दिन भर लाइट जलती रहती है, बट अगर दिन भर यहाँ लाइट जल रही है तो बिकॉज ऑफ दी सन्स हीट, सन्स टेम्परेचर जल रही है। इसमें हमारी कोई ऐसी एनर्जी यूज़ नहीं की जा रही है, फिर वेस्ट नहीं हो रही है। सन की एनर्जी है, उसे कन्वर्ट कर दिया, सन की हीट को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो सोलर पैनल्स आपको आजकल कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, सोलर हीटर्स बन गए हैं, चार्ज कर दो उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। सोलर कुकर, उसके अंदर कुछ भी पका सकते हैं आप। ड्रायर्स, लाइटिंग और ट्रैफिक सिग्नल के लिए भी आजकल सोलर पैनल्स लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट अप होती रहती है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं हो रही है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू विंड एनर्जी। हवा को किस तरीके से हम लोग यूज़ में ले सकते हैं, तो विंड एक इनएग्जॉस्टेबल सोर्स है, कभी ख़त्म नहीं हो रही है, हमेशा बहती रहती है। बिकॉज ऑक्सीजन हमें विंड से ही मिल रही है, एक तरीके से बहती हुई हवा को हम विंड बोल रहे हैं यहाँ पर। Windmills have been used for grinding grains and lifting water since times immemorial. In modern time, windmills of high speed wind rotate the windmill which is connected to generate to produce electricity. देखिए ये एक रीज़न है, यहाँ पर क्या हुआ, बहुत तेज़ तेज़ हवा बह रही है, हम लोगों ने इस तरीके से विंड मिल लगा दी। ये एक खंबा है, उसके ऊपर जो आप 3 पंखे टाइप देख सकते हो, वो बहुत स्पीड से घूमते हैं जब बहुत तेज़ तेज़ हवा चलती रहती है। एक खिलौना भी आता था जो
लकड़ी का होता था और उसके ऊपर चरखा जैसा घूमने लग जाता था, जब उसे जोर से हवा के कांटेक्ट में लाया जाता था। तो वही विंड मिल वाला एग्जाम्पल है यहाँ पर। ये जो विंड मिल्स है ना, वो जैसे घूमते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इतनी तेज़ स्पीड में घूमते हैं। तो जनरेटर के थ्रू इन्हें इनकी स्पीड को एक तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। विंड फार्म होते कहाँ पर हैं, लोकेटेड कहाँ है, कोस्टल एरियाज में जहाँ बहुत ज़्यादा हवाएं बहती हैं, माउंटेनियस प्लेसेस में जहाँ पर स्ट्रॉन्ग और स्टेडी विंड्स ब्लो कर रही हैं। विंड वॉर्म कहाँ कहाँ पर है, नेदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ये कुछ जगह के नाम है जहाँ पर आपको इस तरीके से विंड फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, विंड फार्म अगर हम बोले तो। So by this topic we have done the introductory part of non-conventional resources, we have done the solar energy, and we have also done the wind energy. I hope you all have understood what we have done in this class. Now in the next class we will discuss the nuclear power and geothermal energy. With the help of the diagram we will all understand the this topic, the geothermal and the nuclear power energy. So that's it for today's class. Thank you.